कि नोट छापना तो आसान है, लेकिन इससे पैदा होने वाले संकट बहुत खतरनाक हो सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे। समझते हैं कि यह मिनिमम रिजर्व सिस्टम है क्या, यह कैसे और कौन तय करता है कि अब नए नोट छाप लेना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, कभी न कभी आपके मन में ऐसा ख्याल आया ही होगा कि जब नोट छापने का काम सरकार का है तो सरकार नोट छाप छाप कर बांट क्यों नहीं देती ताकि सबकी गरीबी दूर हो जाए। आखिर सरकार ऐसा क्यों नहीं करती है। और भूखमरी की स्थिति में भी विकसित देशों से मदद मांगी जाती है, विश्व बैंक से आर्थिक सहायता की गुहार लगाई जाती है। अगर आप भी इसके पीछे का गणित समझेंगे तो पता चलेगा कि नोट छापना तो आसान है, लेकिन इससे पैदा होने वाले संकट बहुत खतरनाक हो सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे। देश में गरीबी और बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि सरकार बहुत सारे नोट छापकर देश की गरीबी क्यों नहीं मिटा देती। यह सबसे सरल तरीका दिखता है देश की गरीबी को खत्म करने का, लेकिन सरकार इस तरीके का उपयोग क्यों नहीं करती। इसकी बड़ी वजह मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो आगे बढ़ते हैं। के मन में भी सवाल उठता होगा कि जब नोट छापने का काम सरकार का है तो सरकार ढेर सारे नोट छापकर सब में बांट क्यों नहीं देती। जब सभी करोड़पति हो जाएंगे तो देश से गरीबी अपने आप खत्म हो जाएगी। मान लीजिए कि सरकार ने बहुत सारे नोट छाप लिए और सभी को 1-1 करोड़ बांट दिए। जब मेरे पास 1 करोड़ रुपए हैं तो मैं अपनी नौकरी छोड़ दूंगा और घर बैठूंगा और मेरे जैसे सभी काम करने वाले यही करेंगे। सारी कंपनियां, कारखाने और व्यवसाय बंद हो जाएंगे। मैं सब्जी खरीदने के लिए बाजार जाऊंगा, लेकिन सब्जी वाले के पास भी 1 करोड़ है तो क्या वह सब्जी बेचेगा। वही हाल किराना वाले बनिया का होगा। फिर सब्जी बनाने के लिए मुझे टमाटर देकर प्याज लेना पड़ेगा और फिर लेन देन से काम चलाना पड़ेगा। अब जबकि किसान के पास भी 1 करोड़ रुपए है तो वह खेती क्यों करेगा। यही हाल सभी का होगा और धीरे धीरे सभी व्यवसाय बंद होने लगेंगे। कोई भी कामकाज नहीं करेगा, इसलिए जितने भी रिसोर्सेस उपलब्ध है या तो वो महंगे दामों में बेचेंगे या फिर अपने लिए बचा के रखेंगे। आखिर ये पैसा है क्या और इसका एवोल्यूशन कैसे हुआ। जब आपको कोई सेकंड चीज बेचनी होती है तो आप उसका प्राइस कैसे डिसाइड करते हैं। मान लीजिए आपके पास एक पुराना मोबाइल है और आप उस मोबाइल को 1000 रुपए में बेचना चाहते हैं और उस मोबाइल को लेने के लिए बहुत सारे लोगों की भीड़ लग जाती है। तो आप उस स्थिति में क्या करोगे। आप उस मोबाइल का प्राइस तब तक बढ़ाते रहोगे जब उस बढ़ाए हुए मूल्य पर बहुत सारे लोग लेने के लिए तैयार नहीं हो जाते। आप उस मोबाइल का प्राइस 5000 कर देंगे और आप उस मोबाइल का प्राइस तब तक बढ़ाते रहेंगे जब तक कि 100 लोग और खरीदने के लिए तैयार नहीं हो जाते। ठीक इसी तरह दुनिया में जितनी चीजें हैं उनके प्राइस डिसाइड किए जाते हैं, जिसका नाम दिया गया है डिमांड एंड सप्लाई। जब आप एक फ्रूट की दुकान पर जाते हैं और देखते हैं कि एक सेब का रेट केले के रेट से ज्यादा है। अब ऐसा तो नहीं है कि सेब का लाल रंग होने की वजह से उसका रेट ज्यादा है। इसका मतलब यह है कि जो सेब है उसकी डिमांड ज्यादा है और उसकी सप्लाई कम है, इस वजह से उसका रेट ज्यादा हो गया है। आपने बीच बीच में सुना होगा कि प्याज के रेट बहुत बढ़ गए हैं। इसका सिंपल सा मतलब है कि प्याज की सप्लाई में कमी हो गई है और उसकी जो प्राइस सेट करने वाला व्यक्ति है वो वही कर रहा है जो हमने अपना मोबाइल बेचने के वक्त किया था। इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। माना कि एक कोई कंपनी है जिसने 100 कार बनाई और उसकी प्राइस 1 लाख कर दी। अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं तो आप उसे आसानी से खरीद लेंगे और अगर आपके पास नहीं है तो आप साइकिल या मोटरसाइकिल से काम चला लेंगे। और एक दिन अचानक ऐसा होता है कि गवर्नमेंट बहुत सारे नोट प्रिंट कर देती है, तो ऐसे में सभी व्यक्तियों के पास पैसे हो जाएंगे और उस कार को खरीदने के लिए बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाएंगे। तो उस केस में क्या होगा। अब सभी लोगों के पास पैसे हैं तो उस टाइम 100 लोग खरीदने के लिए आए थे, लेकिन अब 1000 लोग खरीदने के लिए आएंगे। तो इस बार भी कार वाला क्या करेगा, वही करेगा जो हमने मोबाइल बेचते वक्त किया था। वह उसके पैसे तब तक बढ़ाएगा जब तक 100 लोग उसे खरीदने वाले ना हो। अब नोट छापने की प्रक्रिया को समझते हैं। 1957 से MRS यानी कि मिनिमम रिजर्व सिस्टम की व्यवस्था है। इसके अंतर्गत RBI के पास हर समय 200 करोड़ के असेट्स जमा करके रखने होते हैं। इसमें से 115 करोड़ की वैल्यू का सोना और 85 करोड़ के मूल्य की विदेशी मुद्रा होना आवश्यक है, जिसके बाद ही सरकार की अनुमति से RBI नोट प्रिंट कर सकता है। अब समझते हैं कि यह मिनिमम रिजर्व सिस्टम है क्या। भारतीय मुद्रा यानी कि प्रिंटेड नोट धारकों को यह विश्वास दिलाता है कि आपके पास जो कागजी नोट है वह एक प्रोमिसरी नोट है और उन्हें उनके पास मौजूद मुद्रा का मूल्य प्राप्त होगा। आप RBI से आपके पास मौजूद नोट के मूल्य का सोना या विदेशी मुद्रा खरीदने के हकदार हैं, क्योंकि RBI गवर्नर जनता से वादा करता है कि मैं धारक को रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। मिनिमम रिजर्व सिस्टम देश की अर्थव्यवस्था को संतुलित बनाए रखने के काम में आता है। आपने बहुत बार मुद्रास्फीति का नाम सुना होगा। आखिर जानते हैं मुद्रास्फीति क्या है।
मुद्रास्फीति को हम इन्फ्लेशन या महंगाई के रूप में जान सकते हैं। अगर इन्फ्लेशन रेट बढ़ता है यानी कि महंगाई बढ़ती है, यानी कि देश की अर्थव्यवस्था में असंतुलन बढ़ता है। कितने नोट छापने की जरूरत है, इसका पता कैसे किया जाता है? कितने रुपए के नोट छापने हैं, इसका आकलन करने के लिए आरबीआई के पास उपलब्ध नोट का अवलोकन किया जाता है। इसके बाद बैंक के पास आए कटे फटे नोटों के मूल्य का आकलन होता है और फिर सरकारी एजेंसियों द्वारा उपलब्ध आंकड़ों और जीडीपी को देखकर आकलन किया जाता है। उसी के आधार पर नोट छापे जाते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर 1000 नोट छापने की आवश्यकता है, अगर सरकार के पास 400 रुपए पड़े हैं और 200 रुपए के कटे फटे नोट पड़े हुए हैं जिनको बदलने की आवश्यकता है, तो 1000 माइनस 200 प्लस 400 बराबर 800 नए नोट छापने की आवश्यकता होगी। अगर सरकार जरूरत से ज्यादा नोट छाप देगी तो बाजार में बहुत सारे नोट हो जाएंगे, जिससे महंगाई और बढ़ जाएगी। ऐसा जिम्बाब्वे में हो चुका है। वहाँ के राष्ट्रपति ने वहाँ की महंगाई को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे नोट छपवा दिए, जिससे उनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। मिनिमम रिजर्व सिस्टम के अंतर्गत अगर सरकार को 200 रुपए के नोट छापना है तो उसके लिए उनको 115 रुपए का सोना और 85 रुपए की विदेशी मुद्रा आरबीआई के पास जमा करना होगा। उसके बाद ही आरबीआई नोट प्रिंट कर सकता है। यही कारण है कि सरकार ये नहीं चाहती कि जनता अपने घरों में जरूरत से ज्यादा नोट जमा करके रखे, क्योंकि उस मूल्य के बराबर का सोना और विदेशी मुद्रा को आरबीआई के पास जमा करके रखना होता है, जिससे सरकार उनका कुछ उपयोग नहीं कर पाती है और बाजार में कितने नोट घूम रहे हैं इसका सटीक आकलन नहीं हो पाता है। रुपए सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है। रुपए की वैल्यू देश की सरकार, राजकोषीय घाटा, सेंट्रल बैंक और जीडीपी और विकास दर पर निर्भर करती है। ऐसी पागल सरकार जिम्बाब्वे में आई थी जिसका कहना था कि अधिक नोट छापकर देश की गरीबी को मिटाया जा सकता है, लेकिन ऐसा करने से उनकी स्थिति और बिगड़ गई। 2008 में जिम्बाब्वे में ऐसे हालात हुए कि वहां के एक अमेरिकी डॉलर की वैल्यू 25 मिलियन जिम्बाब्वे डॉलर के बराबर हो गई थी। उस टाइम पर उनकी इकोनॉमी सुधरने के बजाय और बिगड़ गई थी। वहां की जनता को एक ब्रेड खरीदने के लिए बोरी भरकर पैसा ले जाना पड़ता था। देखो, असली फायदा तभी होता है जब रिसोर्सेज बढ़ते हैं और सर्विसेज बढ़ती है। सरकार इसी तरीके से पैसे छापती रही तो देश में महंगाई यानी कि इन्फ्लेशन रेट बढ़ जाएगा। यह कैसे और कौन तय करता है कि अब नए नोट छाप लेना चाहिए? क्या आपको लगता है कि सरकार कभी भी अपनी मर्जी से नए नोट छाप सकती है? लेकिन ऐसा नहीं है। इसके लिए सरकार को कई नियमों का पालन करना पड़ता है। जब आपके पास पैसे नहीं होते तो आप सोचते होंगे कि काश मेरे पास पैसे छापने वाली मशीन आ जाए, तो आप बहुत सारे नोट छाप लेंगे। लेकिन ऐसा तो वो भी नहीं कर सकती जिनके पास नोट छापने की मशीन है, यानी कि खुद आरबीआई और भारत सरकार भी बिना किसी अनुमति के नोट नहीं छाप सकती। उन्हें बहुत सारे नियमों का पालन करना होता है, जिसके बाद ही नोटों की छपाई होती है। ऐसे में ये जानते हैं कि आखिर नोट कैसे छापे जाते हैं और ये कब पता चलता है कि कितने नोट छाप लेना चाहिए। साथ ही जानते हैं नोट छापने से जुड़ी कुछ खास बातें जो बहुत कम लोग जानते होंगे। भारत में नए सिक्के छापने का अधिकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है। 1 रुपये को छोड़कर सभी नोट आरबीआई छापता है, जबकि 1 रुपया भारत सरकार की ओर से छापा जाता है। खास बात यह है कि आरबीआई 10,000 तक के नोट छाप सकती है। इससे ज्यादा नोट छापने के लिए आरबीआई को सरकार की अनुमति लेना पड़ती है। अब कैसे पता चलता है कि कितने नोट छापने हैं? पहले आरबीआई कई मानकों को ध्यान में रखते हुए यह पता करता है कि कितने नोट छापने की आवश्यकता है और फिर सरकार से स्वीकृति ली जाती है, जिसके आधार पर नोट की छपाई होती है। कब छापे जाते हैं नए नोट? ऐसा नहीं है कि जब भी देश में गरीबी को मिटाना हो तो नए नोट छाप दिए जाएं। भले ही सरकार के पास नोट छापने का अधिकार है, लेकिन सरकार कभी भी नोट नहीं छाप सकती। ऐसा करने से देश की अर्थव्यवस्था गड़बड़ा जाएगी। इससे वहाँ की करेंसी की कीमत काफी कम हो जाती है और महंगाई काफी ज्यादा बढ़ जाती है। नोट की छपाई किस आधार पर होती है, यह जानने से पहले आपको जीडीपी, राजकोषीय घाटा और विकास दर के बारे में जानना जरूरी है। तो आइए जानते हैं ये सब क्या होते हैं। जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यह देश की इकोनॉमी की हेल्थ को चेक करने का सबसे अच्छा उपाय है। जीडीपी का मतलब होता है कि एक साल के अंदर देश में कितनी चीजों का प्रोडक्शन हुआ है। इसमें जो विदेशी कंपनियां भारत में आकर प्रोडक्शन कर रही है उन्हें भी शामिल कर सकते हैं। अगर जीडीपी का रेट बढ़ रहा है यानी कि भारत में प्रोडक्शन बढ़ रहा है, यानी कि भारत में व्यवसाय बढ़ रहे हैं, इससे देश की इकोनॉमी बढ़ रही है। अब जानते हैं विकास दर क्या होता है। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष कितना प्रोडक्शन हुआ, इस प्रोडक्शन की बढ़ोतरी में परसेंटेज को विकास दर कहते हैं। जैसे किसी देश में 2022 में 100 करोड़ रुपए का प्रोडक्शन हुआ और 2023 में 110 करोड़ का प्रोडक्शन हुआ, तो यह माना जाएगा कि विकास दर 10% है।
आप समझते हैं कि राजकोषीय घाटा क्या होता है। राजकोषीय घाटा की स्थिति तब होती है जब सरकार की आय से ज्यादा खर्च हो जाता है। सरकार और आरबीआई विकास दर, राजकोषीय घाटा और जीडीपी के आधार पर तय करते हैं कि अब कितने नोट छाप लेना चाहिए। रिजर्व बैंक साल 1956 से मिनिमम रिजर्व सिस्टम के अनुसार नोटों की छपाई करता है, जिसके अनुसार करेंसी नोट प्रिंट करने के लिए आरबीआई के पास 200 करोड़ के असेट्स होना चाहिए, जिसके बाद ही सरकार नोट छाप सकती है। तो दोस्तों, आपने जाना कि अधिक नोट छापकर देश की गरीबी को नहीं मिटाया जा सकता। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।